हेलो एवरीवन। आज है 14 जुलाई और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो हैं बहुध्रुवीय विश्व में भारत की भूमिका, एक्सियोम 4 मिशन वापसी, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। बहुध्रुवीय विश्व में भारत की जो भूमिका है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो विदेश मंत्री जयशंकर हैं उसने मुलाकात के बाद सिंगापुर की मंत्री जो हैं उनके साथ जो भी वार्ता की, क्योंकि जो विदेश मंत्री जयशंकर हैं वह सिंगापुर की यात्रा पर गए हुए हैं। वहां पर जाकर उन्होंने जो सिंगापुर के मंत्री हैं उनसे किन मामलों में और क्या क्या जो बातचीत की, इस न्यूज़ में हम जो है वो सब पूरा कवर करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं उनकी सिंगापुर यात्रा जुलाई 2025 के दौरान सिंगापुर के जो विदेश मंत्री हैं विविन बालाकृष्ण, उन्होंने कहा कि जैसे जैसे विश्व जो है बहुध्रुवीय जो वीरता है उसकी ओर बढ़ रहा है, भारत अवसर के प्रमुख ध्रुवों में से एक के रूप में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और जो जयशंकर हैं उन्होंने सिंगापुर के साथ में विभिन्न जो द्विपक्षीय पहलू हैं उनमें प्रगति पर जो है संतोष भी व्यक्त किया है और भारत में जो निवेश है या फिर उनके जो अवसर हैं उन पर टेमासेक जो होल्डिंग है उनके अध्यक्ष नामित टियो ची हिन के साथ में भी बातचीत की है और सिंगापुर का जो नेतृत्व है उसमें भारत की जो बढ़ती वैश्विक भूमिका है उसको भी रेखांकित जो है वो किया है। इसे हम जो है एक उभरते हुए बहुध्रुवीय विश्व में रणनीतिक और जो आर्थिक साझेदारी है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण मान सकते हैं। जो एस जयशंकर प्रसाद हैं उन्होंने सिंगापुर को भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है उसका केंद्र बताया, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है। यह यात्रा भारत की जो विदेश नीति है उसके लिए व्यापक रणनीति जो है उसको दर्शाती है और जिसमें जो है वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए नैतिक मूल्यों के साथ राष्ट्रीय हित जो हैं उनको संतुलित करना और जो क्षेत्रीय सहयोग हैं उनको बढ़ावा देना भी इसके अंदर शामिल है। भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है यानी कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है 2014 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा सरकार जो है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उनके द्वारा शुरू की गई थी और यह एक जो है विदेश नीति पहल है जो कि पूर्वी जो एशिया है या फिर जो दक्षिण पूर्व एशिया है उनके देशों के साथ में भारत के जो आर्थिक, सांस्कृतिक और जो सामरिक संबंध हैं उनको और भी मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित है। यह नीति जो है 1991 में शुरू हुई लुक ईस्ट नीति यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी जो है उसका उन्नत और अधिक सक्रिय संस्करण है। इसका उद्देश्य भारत को जो है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करना है और क्षेत्रीय सहयोग हुआ, व्यापार हुआ या फिर जो सुरक्षा है उसको बढ़ावा देना भी है। अगर हम इनके मुख्य उद्देश्य या फिर जो आर्थिक सहयोग हैं उनके बारे में जानें तो जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ है और जो अन्य पूर्वी एशियाई देश हैं जैसे कि जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, उनके साथ व्यापार और जो निवेश है उनको बढ़ावा देना है। भारत जो है आसियान व्यापार 2022 में $110 बिलियन से अधिक हो चुका है और लक्ष्य इसे और बढ़ाने का भी है। जो सामरिक साझेदारी के बारे में जानें तो जो इंडो पैसिफिक का एरिया है उसमें भू राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष रूप से जो चीन की बढ़ती हुई उपस्थिति है उसके जवाब में भारत ने क्वाड जैसे मंच जो हैं और जापान, ऑस्ट्रेलियाई और जो वियतनाम है इन जैसे देशों के साथ भी रक्षा सहयोग जो हैं उनको मजबूत किया है। अगर इसकी कनेक्टिविटी के बारे में जानें तो पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने के लिए जो बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं जैसे भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग या फिर जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट परियोजना है और जो बिम्स्टेक है उसके तहत
जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देना है। और सांस्कृतिक और अगर लोगों के संपर्क को देखें तो बौद्ध और जो हिंदू सांस्कृतिक विरासत है उसको भी बढ़ावा देना है। और शिक्षा, पर्यटन और जो लोगों के बीच में आदान प्रदान है उनको भी प्रोत्साहित करना है। अगर जो सुरक्षा सहयोग है उसके बारे में जाने तो समुद्री सुरक्षा या फिर समुद्री डकैती और जो आतंकवाद के खिलाफ सहयोग है उसको भी इससे बढ़ावा मिलता है। विशेष रूप से जो हिंद महासागर है और जो दक्षिणी चीन सागर है उसके अंदर प्रमुख पहल और जो एशियन तंत्र है उसके बारे में जाने तो भारत की साझेदारी जो है, भारत एशियन का क्षेत्रीय संवाद साझेदार है और नियमित रूप से एशियन शिखर सम्मेलनों में भी भाग लेता है। 2024 में भारत एशियन शिखर सम्मेलन में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया गया है। और अगर क्वाड के बारे में जाने तो भारत, अमेरिका, जापान और जो ऑस्ट्रेलिया है उनके बीच यह गठबंधन जो है इंडो पैसिफिक में स्वतंत्र और खुला क्षेत्र जो है उसको सुनिश्चित करता है। और जो पूर्वोत्तर भारत है उसका विकास जो है एक्ट ईस्ट नीति का एक प्रमुख हिस्सा जो है वो माना जाता है। जैसे कि जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर जो है इसके अंदर शामिल हैं और इनकी आर्थिक और जो सामाजिक रूप से जो दक्षिण पूर्व एशिया से जो है इनको जोड़ना है, जिनके लिए बुनियादी ढांचा और जो कनेक्टिविटी परियोजना है उन पर विशेष ध्यान जो है वो दिया जा रहा है। जो इंडो पैसिफिक विजन है यानी कि जो भारत का सागर है, सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, इस दृष्टिकोण से जो ईस्ट इंडिया नीति है इसका हिस्सा है। और जो समुद्री सहयोग हुआ या फिर जो क्षेत्रीय स्थिरता है उस पर भी जोर देता है। द्विपक्षीय संबंधों के बारे में जाने तो जापान, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया जैसे देश जो हैं इनके साथ में रक्षा, व्यापार और जो प्रौद्योगिकी है उनमें गहरे संबंध विकसित किए गए हैं। उदाहरण के लिए देखें तो भारत और जो वियतनाम है उसने दक्षिणी चीन सागर में तेल और गैस जो अन्वेषण है उसमें सहयोग किया है। और जो मुख्य परियोजनाएं देखें तो भारत, म्यांमार, थाईलैंड जो है त्रिपक्षीय राज, यह जो है 1360 किलोमीटर की सड़क परियोजना भारत के पूर्वोत्तर को थाईलैंड से जोड़ेगी, जिससे जो एशियन देश हैं, एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ जो है व्यापार बढ़ेगा। और अगर कालादान मल्टी मॉडल जो ट्रांजिट परियोजना है उसको जाने तो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जो कि म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ने वाली यह परियोजना जो है समुद्री और जो सड़क मार्ग है दोनों को एकीकृत करती है। और अगर इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखें तो जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो डिजिटल कनेक्टिविटी है, भारत ने जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसमें डिजिटल और जो 5G प्रौद्योगिकी है उसके सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहल भी की है। महत्व और अगर इसके प्रभाव को देखें तो भू राजनीतिक महत्व देखें तो एक्ट ईस्ट इंडिया नीति भारत को इंडो पैसिफिक का जो एरिया है उसमें एक विश्वसनीय और प्रभावशाली शक्ति के रूप में जो है वो स्थापित करती है, जो कि चीन की जो बेल्ट एंड रोड के जवाब में रणनीतिक संतुलन बनाए रखने में जो है वो भारत की मदद करती है। आर्थिक विकास देखें तो यह नीति जो है भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं उनको आर्थिक रूप से विकसित करने और जो भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाने में मदद करती है। अगर इसकी क्षेत्रीय स्थिरता के बारे में जानें तो समुद्री सुरक्षा और जो आतंकवाद विरोधी सहयोग हैं उनके माध्यम से भारत जो है ऐसे क्षेत्र में शांति और जो स्थिरता है उसको बढ़ावा देता है। सांस्कृतिक कूटनीति देखें तो बौद्ध जो सर्किट और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है उसके माध्यम से भारत अपनी जो सॉफ्ट पावर है उसको भी बढ़ा रहा है। अगर चुनौतियां जो हैं वो बुनियादी ढांचा या फिर जो विकास है उसमें देरी का कारण भी हैं, जैसे जो कनेक्टिविटी परियोजना है उसमें वित्तीय या फिर जो तकनीकी बाधाएं हैं, क्षेत्रीय भू राजनीतिक, म्यांमार में अस्थिरता और जो दक्षिणी चीन सागर है उसमें तनाव। अगर चीन का प्रभाव देखें तो चीन की जो क्षेत्रीय उपस्थिति है और जो आर्थिक प्रभाव है उसको संतुलित करना है। और जो पूर्वोत्तर भारत में आंतरिक चुनौतियों को देखें तो सुरक्षा और जो विकास परियोजनाएं हैं
उनको लागू करने में स्थानीय समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। और आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी वो है एक्सियोम 4 मिशन की पृथ्वी पर वापसी। आईएस से जो एंडोंकिंग या फिर जो कैलिफोर्निया है उसके तट पर जो स्पेस है वह डाउन का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया है। एक्सियोम 4 मिशन जो है जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सहित 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, 14 जुलाई 2025 को यानी कि आज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉकिंग शुरू करेगा। यह मिशन जो है 25 जून 2025 को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च हुआ था और 26 जून को जो आईएस है उससे जुड़ा था। लगभग 18 दिनों तक चले इस मिशन के दौरान जो चालक दल है उन्होंने 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग और जो जनसंपर्क हैं उनकी गतिविधियां की हैं। और अनडॉकिंग और जो वापसी का कार्यक्रम है, जो अनडॉकिंग स्पेस ड्रैगन अंतरिक्ष यान जो है वो 14 जुलाई 2025 को सुबह 7:05 पे जो है वो ईडीटी और जो शाम 4:35 पे आईएसटी को यानी कि जो आईएस है उसके हार्मेनियन जो मॉडल है उससे अनडॉक करेगा। हैच बंद करने की जो प्रक्रिया है वह सुबह 4:55 बजे ईडीटी दोपहर 2:25 पर आईएसटी शुरू होगी। और जो नासा, स्पेसएक्स है और जो एक्सियोम स्पेस है उनके द्वारा सुबह 4:30 बजे से ईडीटी और दोपहर 2 बजे से आईएसटी से जो है वो स्ट्रीमिंग की जाएगी। और जो स्पेस डाउन है कैलिफोर्निया तट जो है उसके पास में प्रशांत महासागर में 15 जुलाई 2025 को सुबह 5:30 बजे ईडीटी और दोपहर 3 बजे आईएसटी के आसपास जो है स्पेस डाउन होने की उम्मीद है। समय जो है वो मौसम की स्थिति के आधार पर लगभग 1 घंटे के मार्जिन के साथ जो है वो बदल सकता है। और अगर वापसी की प्रक्रिया देखें तो अनडॉकिंग के बाद ड्रैगन अंतरिक्ष यान जो है वो कई कक्षीय जो युद्धाभ्यास करेगा जिसमें डी ऑर्बिट बर्न शामिल है ताकि यह पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें नियंत्रित होकर पुनः प्रवेश कर सके। 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो सर्विस मॉड्यूल है उसको अलग होगा और 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2 ड्रोन पैराशूट तैनात होंगे। इसके बाद जो है 1.8 किलोमीटर पर 4 जो मुख्य पैराशूट हैं वह खुलेंगे ताकि सुरक्षित जो स्पेस डाउन है वह सुनिश्चित हो सके। और जो स्पेस डाउन है उसके बाद में स्पेस एक्स जो है उसकी रिकवरी टीम चालक दल को पुनर्जनन के लिए जो है वो निकालेंगी। चालक दल के बारे में जाने तो कमांडर पैगी विटसन यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है उसके पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री और एक्सियोम स्पेस की जो मानव अंतरिक्ष उड़ान है उसके निर्देशक पायलट जो हैं वो शुभांशु शुक्ला भारत के इसरो से हैं। मिशन विशेषज्ञ जो हैं वो सलावा वोस उजांस्की जो विस्किमसी है वो कपू और हैंगरी जो हैरेसियन है स्पेस ऑफिस हैं। वैज्ञानिक योगदान देखें तो शुभांशु शुक्ला ने 7 जो माइक्रोग्रेविटी प्रयोगों में योगदान दिया है जिसमें से 4 पूरे हो चुके हैं। और भारतीय जो टारगेट्स हैं उनका अध्ययन जो है उत्तरजीविता, पुनर्जनन, प्रजनन, जो मायोजेनिस मांसपेशी कोशिकाओं पर अंतरिक्ष पर्यावरण का प्रभाव, मेथी और जो मूंग होते हैं उनके बीजों का अंकुरण, चालक दल के जो पोषण है उनके लिए, और जो साइनोबैक्टीरिया प्रयोग हैं जीवन समर्थन प्रणालियों के लिए। 3 अन्य प्रयोग जो हैं जैसे कि माइक्रोलगी फसल बीज और जो है वाइजर डिस्प्ले पूर्ण होने के करीब हैं। अगर लाइव प्रसारण देखें तो नासा की जो कवरेज है वह सुबह 4:30 बजे ईडीटी दोपहर 2 बजे आईएसटी से नासा पर जो है वो शुरू होगी। एक्सियोम स्पेस और जो स्पेस एक्स है वह अपनी जो वेबसाइट हैं और जो यूट्यूब चैनल हैं उन पर अनडॉकिंग और जो स्पेस डाउन है उनकी स्ट्रीमिंग करेंगे। री एंट्री और जो स्पेस डाउन की कवरेज है वह एक्सियोम स्पेस की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अगर इसके महत्व को देखें तो एक्सियोम 4 जो है वो मिशन भारत
पोलैंड और जो हंगरी है उनके लिए 40 वर्षों में पहली बार मानव अंतरिक्ष उड़ान की वापसी का प्रतीक है। यह मिशन नासा, स्पेसएक्स और जो एक्सियोम है उसके बीच में सहयोग का हिस्सा है। और जो निम्न पृथ्वी कक्षा हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बढ़ावा देना है। और गगनयान जैसे भविष्य के जो मिशन होंगे उनके लिए अनुभव प्रदान करने के लिए है। और आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी वह है पूर्व विदेश सचिव 26/11 के अभियोजक सहित 4 राज्यपाल जो हैं उनके नामों को नामित किया गया है। हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने 13 जुलाई 2025 को भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 80(1)(a) है और जो 80(3) है उसके तहत 4 जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। ये नामांकन जो है वो रिक्त हुई जो सीट हैं उनको भरने के लिए किया गया है। अगर इनमें जो चारों व्यक्ति हैं उनमें से एक है उज्ज्वल निगम जो कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति और वकील हैं और भारतीय जो जनता पार्टी है उसके नेता हैं। उन्होंने 1993 के जो मुंबई सिलसिलेवार धमाका हुआ, जो 26/11 मुंबई आतंकी हमला है, उसमें विशेष लोक अभियोजक के रूप में अहम भूमिका निभाई है, जिसमें आतंकी अजमल कसाब को सज़ा दिलाई। निकम ने 20,000 से अधिक मामलों की पैरवी की, जिसमें आतंकवाद और जो संगठित अपराध है उससे जुड़े मामले भी शामिल हैं। और जो दूसरा नाम आता है वह हर्षवर्धन जो सिंगला है उसका आता है। यह पूर्व विदेश सचिव हैं जो कि जनवरी 2020 से अप्रैल 2022 तक रहे हैं। और वरिष्ठ जो राजनयिक हैं उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बांग्लादेश और जो थाईलैंड है उनमें भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया है। और 2023 में भारत की जो G20 अध्यक्षता है उसके दौरान चीफ जो कोऑर्डिनेटर हैं वह भी यह रहे हैं। तीसरा नंबर पे आती हैं मीनाक्षी जैन, प्रख्यात इतिहासकार और शिक्षाविद। भारतीय जो सभ्यता है, इतिहास और जो संस्कृति है उस पर उनके शोध के लिए जानी जाती है। वे जो हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी जो कॉलेज है उसमें एसोसिएट प्रोफेसर रही हैं। और 2020 में पद्मश्री से भी जो है उनका सम्मान किया गया है। चौथे नंबर पर जो आते हैं वह हैं श्री सदानंद मास्टर, केरल से सम्मानित समाज सेवी शिक्षाविद जो हैं ये हैं। और वे ज़मीनी स्तर पर सामाजिक कार्यों और जो वामपंथी हिंसा है उनके खिलाफ जो है वो संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। और जो 26/11 मामला है जो कि मुंबई में हुआ था वह क्या है यह जानते हैं। 26/11 जो मुंबई हमला है यह भारत के इतिहास में जो है सबसे भयानक आतंकी हमलों में से एक था, जो कि 26 से 29 नवंबर 2008 तक चला। इसे लश्कर जो तैयबा है उनके एक पाकिस्तानी आधारित जो आतंकी संगठन है उन्होंने अंजाम दिया था। और जो ये घटना है इसके मुख्य तथ्य देखें तो 26 नवंबर को 2008 में जो है यह हमला किया गया था। और मुंबई के अंदर जो महाराष्ट्र में जो मुंबई है वहाँ पर यह किया गया था। और भारत के लक्ष्य को अगर इसमें देखें तो जो मुंबई के प्रमुख स्थल जैसे कि ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय जो ट्राइडेंट होटल है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी कि जो CST है, नरमियन हाउस जो कामा अस्पताल है और अन्य जो है जो इसके अंदर शामिल हैं। जो आतंकी हमले हैं इनके अंदर 10 आतंकवादी जो समुद्री मार्ग से मुंबई पहुंचे थे, ये पाकिस्तान से प्रशिक्षित थे और जो लश्कर तैयबा हैं उनके सदस्य थे। हथियारों के बारे में जाने तो आतंकियों ने AK-47 राइफल, ग्रेनेड, RDX और अन्य जो विस्फोटक हैं उनका इस्तेमाल किया। अगर इससे हानि को देखें तो इसमें 166 लोग मारे गए, जिनमें 18 सुरक्षाकर्मी और कई विदेश नागरिक शामिल थे। इसमें जो है 300 से अधिक लोग घायल हुए थे और 9 आतंकी मारे गए और एक आतंकी अजमल कसाब को जो है जिंदा पकड़ा गया था। इस घटना का अगर पूरा विवरण देखें तो 26 नवंबर 2008 को हमला जो है
रात को 8 बजे के करीब किया गया और जो आतंकी हैं उन्होंने समुंदर के रास्ते मुंबई में घुसपैठ की और विभिन्न जो स्थान हैं उन पर समन्वित हमले किए। जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है उसमें अजमल कसाब और जो इस्माइल खान हैं उन्होंने अंधाधुंध गोलाबारी की जिसमें 58 लोग मारे गए। जो ताजमहल पैलेस ओबरॉय होटल है उसमें आतंकियों ने जो होटल है उसको बंधक बना लिया और ग्रेनेड व जो है गोलाबारी की। ताज में 72 घंटे तक ऑपरेशन चला। जो नरीमन हाउस है उसके अंदर जो है यहूदी सामुदायिक केंद्र था जहां आतंकवादियों ने रब्बी और जो उनकी पत्नी है उनके सहित कई लोगों को मार डाला था। अगर कामा अस्पताल को देखें तो आतंकवादियों ने अस्पताल पर हमला किया जहां पुलिसकर्मियों को जो है निशाना बनाया गया। प्रतिक्रिया और जो ऑपरेशन है उनके बारे में जाने तो सुरक्षा बल जो है उसने सुरक्षा बल में मुंबई पुलिस, NSG यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है और अन्य बलों ने ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो चलाया। अजमल कसाब की गिरफ्तारी जो है वो कसाब को CST हमले के दौरान पकड़ा गया। उसने लश्कर जो तैयबा है और जो पाकिस्तानी हर्डल्स हैं उनके बारे में जानकारी दी। अतः जो 29 नवंबर को ताज होटल में अंतिम आतंकी को मार गिराया गया और हमला जो है वो समाप्त हो गया था। अगर कानूनी कार्रवाई को देखें तो जो अजमल कसाब हैं उनका मुकदमा विशेष लोक जो अभियोजक हैं उज्ज्वल निगम के कसाब के खिलाफ मुकदमा लड़ा था और कसाब को जो है 2010 में दोषी ठहराया गया और 21 नवंबर 2012 को पुणे की जो यरवदा जेल है उसमें फांसी दे दी गई। अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं को देखें तो भारत ने पाकिस्तान पर आतंकी जो संगठन है उनको समर्थन देने का आरोप लगाया। जो लश्कर तैयबा है उनके जो सरंगना हाफिज सईद हैं और अन्य के खिलाफ जो है सबूत साझा किए गए लेकिन पाकिस्तान में कोई ठोस कार्रवाई जो है वो नहीं हुई। जो डेविड हेडली हैं उनकी भूमिका को देखें तो जो अमेरिकी पाकिस्तानी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली हैं उन्होंने हमले की साजिश में जो है वो रेकी की थी। उसने FBI के नाम जो है उसके साथ सौदा कर भारत में जो प्रत्यर्पण है उससे वह बच निकला था। अगर इसके प्रभाव और परिणाम देखें तो सुरक्षा सुधार जैसे कि भारत ने तटीय सुरक्षा को मजबूत किया, NSG के जो क्षेत्र हैं उन्हें केंद्र स्थापित किए और जो खुफिया तंत्र है उनमें भी सुधार किया। सामाजिक प्रभाव जो है इस हमले ने भारत में आतंकवाद के खिलाफ जन आक्रोश को बढ़ाया और राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियां जो हैं उन पर बहस भी छिड़ी। वैश्विक प्रभाव देखें तो हमले ने वैश्विक स्तर पर जो आतंकवाद है उसके खिलाफ सहयोग और जो खुफिया जानकारी है उनको साझा करने की ज़रूरत जो है उसको भी रेखांकित किया था। हम जो है जो द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी आगे भी आप सभी के साथ जो है वो शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।